हेलो स्टूडेंट्स। रिलेशंस फंक्शंस में हम दो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में आज स्टडी करेंगे, जिनके बेसिस पे यूजुअली एमसीक्यूज़ वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट से मेरे पास एक सेट है ए, इसके अंदर 1 2 3 सो ऑन, मान लो n एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होंगे ना, लाइक 10 20 या 15। तो लेट अस से इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। सो आई नीड टू फाइंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए टू ए। सो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक सेट है ए, ये भी एक सेट है ए। ठीक है, इसमें 1 2 3 सो ऑन अप टू n, 1 2 3 सो ऑन अप टू n। दिस इज ए, दिस इज ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब पहला एलिमेंट पहले वाले से लिंक करेगा, और किसी से करे ना करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन बनना चाहिए, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड वाला सेकंड से लिंक करेगा, थर्ड वाला थर्ड से रिलेट करेगा, सिमिलरली nth एलिमेंट जो है वो nth एलिमेंट के साथ जाके रिलेट करेगा। सो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट करें, so that will be something like 1 1 1 2 1 3। ठीक है ना, 1 का सबसे पेयर बना दिया, सो ऑन 1 n। इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 सो ऑन 2 n। और यहाँ पे जब चलते आएंगे तो यहाँ पे n 1। ठीक है, इस n का 1 से 2 से 3 से सो ऑन सभी के साथ फिर n से जुड़ जाएगा। सो n 1 n 2 n 3 सो ऑन n। ठीक है, ये सब पेयर्स बनेंगे। अच्छा देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए ये 1 1 2 2, फिर आगे यहाँ पे 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 सो ऑन n। तो ये कितने पेयर्स बनेंगे? टोटल n पेयर्स बनेंगे। दीज आर टोटल n पेयर्स। ठीक है, अच्छा वैसे देखा जाए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ pairs in A cross A, that will be equal to n square। ठीक है ना, कैसे पता चला? n क्रॉस मतलब a क्रॉस a में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? आपने +1 में फॉर्मूला किया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज़ n, अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज़ n, दैट इज़ इक्वल टू n स्क्वायर। और वैसे ही पता यार, देखो अगर हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 डाइस की एग्जांपल लें, तो उसमें 36 पेयर्स बनते हैं, क्योंकि 1 से लेके 6 तक सबका पेयर हमने सबके साथ करना है, तो टोटल 36 पेयर्स बनते हैं। ठीक है ना, तो n एलिमेंट्स एक तरफ है, n एलिमेंट्स दूसरी तरफ है, तो हमने सबका पेयर सबके साथ करना है, तो टोटल n स्क्वायर नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, अब उन n स्क्वायर नंबर ऑफ पेयर्स में से, ठीक है ना, n स्क्वायर नंबर ऑफ पेयर्स में से n पेयर्स को तो सिलेक्ट करना ही है, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। जो आप रिलेशन बनाना चाहते हो उसमें 1 1 2 2 से लेके n ये सब तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक पेयर कम हुआ तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो मतलब ये जो n पेयर्स हैं, इनको सिलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको रिलेशन के अंदर सेलेक्ट करो। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, नो ऑप्शन। ठीक है जी। सो नंबर ऑफ वेज of selecting n pairs, that is only one। एक ही मेथड है, एक ही तरीका है कि इनको सेलेक्ट कर लो बस। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग रिमेनिंग। अब जब टोटल कितने थे? n स्क्वायर, तो उसमें से n हटा दो, इतने पेयर्स जो बचे, ठीक है ना, n स्क्वायर माइनस n पेयर्स बचे, इनको सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा? अब बाकी बचे हुए पेयर्स रिफ्लेक्सिविटी को डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है ना, अगर किसी रिलेशन में जैसे 1 1 2 2 3 3 n के बाद 1 2 भी आ जाए, 1 3 भी आ जाए, बस इतना ही आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी वजह से रिफ्लेक्सिव हो चुका है। एक्स्ट्रा पेयर्स अगर उसमें आ भी जाते हैं तो रिफ्लेक्सिविटी ख़राब नहीं होती, और अगर ये पेयर्स नहीं भी आते तो भी रिफ्लेक्सिविटी ख़राब नहीं होती। तो मतलब कहने का ये हुआ कि बाकी बचे हुए जो पेयर्स हैं
उनको सेलेक्ट करने के लिए वी आर हैविंग टू चॉइसेस, ईदर यू कैन सेलेक्ट दोज पेयर्स और यू कैन रिजेक्ट दोज पेयर्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग रिमेनिंग पेयर्स इज इक्वल टू 2। पहला पेयर सेलेक्ट करने के दो मेथड्स हैं, करो या ना करो। दूसरे के लिए भी दो मेथड्स हैं, तीसरे के लिए भी दो मेथड्स हैं, सो ऑन। अब ये कितने टाइम्स तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि हमने n स्क्वायर माइनस n टाइम्स क्यों किया। देखो अगर आपने 10, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10 पेयर्स हैं, उनको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है आपकी मर्ज़ी है, तो आप लिखोगे फर्स्ट पेयर को सिलेक्ट करने के टू मेथड्स, सेकंड के लिए 2 मेथड्स, थर्ड के लिए 2 मेथड्स, अप टू ऐसे 10 टाइम्स करोगे ना, क्योंकि 10 पेयर्स को यू कैन ईदर सेलेक्ट और रिजेक्ट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स आएगा। अब इसमें हमारे पास कितने पेयर्स हैं, n स्क्वायर माइनस n पेयर्स हैं, तो उनको सेलेक्ट करने के, हर पेयर को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। तो पहले पेयर के लिए यू आर हैविंग 2 चॉइसेस, सेकंड पेयर के लिए 2 चॉइसेस, इंटू करते जाओ। कितनी बार ये 2 करना पड़ेगा, जितने पेयर्स हैं, तो n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, ठीक है। सो 2 की पावर 1 1 1। अच्छा आप ऐसे सोचो कि अगर आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो 2 को अगर n स्क्वायर माइनस n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी n स्क्वायर माइनस n, ठीक है जी। सो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला क्या बन गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। ये 1 किसके लिए, वो जो n पेयर्स थे, ठीक है ना, 1 1 जो डबलेट्स थे उनको तो छोड़ना ही नहीं है, उनकी वजह से तो रिफ्लेक्सिविटी है, तो उनको सेलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। साइमल्टेनियसली बाकी के बचे हुए जो पेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, ईदर यू कैन सेलेक्ट और यू कैन रिजेक्ट, ठीक है, और यू कैन अवॉइड दैट पेयर। सो 2 इंटू 1 इंटू के साथ फिर वो दूसरे वाला, ठीक है ना, साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो रही है, 1 1 भी सिलेक्ट हो गया, साथ में 1 2 भी हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 को आने दो, 1 2 कोई रिफ्लेक्सिविटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने 1 1 2 2 3 3 में से कुछ भी छोड़ा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो जो डबलेट्स हैं उनको तो सिलेक्ट करना ही है, एक ही मेथड है। बाकी बचे हुए पेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए यू आर हैविंग 2 चॉइसेस, ईदर यू कैन सेलेक्ट और यू कैन अवॉइड। सो 1 इंटू समथिंग दिस इज इक्वल टू, सेम ही रहा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n। इसको आप याद रख लेना, यू नीड टू मेमोराइज दिस फार्मूला। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव relations from A to A is equal to 2 raised to the power n square minus n. What is n? n is the number of elements in set A, ठीक है। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फ्रॉम A to A, फ्रॉम A to A, तो लेट अस से अगेन A के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू n। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि A क्रॉस A कोई भी रिलेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा ना, तो A क्रॉस A में क्या क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 से लेके यहाँ पे n 1 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 1 से लेके ये सब 2 n तक, और इसी तरह से n 1 से लेके n n तक, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाले जो पेयर्स हैं ये डबलेट्स हैं, ठीक है। अब सिमेट्री के लिए चलो दोबारा से, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल पे कितने आ जाएंगे, डायगोनल पेयर्स इज इक्वल टू n। रिमेनिंग कितने हुए, रिमेनिंग n स्क्वायर माइनस n। तो अगर मैं कहूँ कि इतने पोर्शन में कितने पेयर आएंगे, इतने पोर्शन में n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और इतने पोर्शन में n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। टोटल थे n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल हटा दो तो बचा n स्क्वायर माइनस n, उसका हाफ कर दो, आधे डायगोनल के ऊपर हो गए, आधे डायगोनल के नीचे हो गए।
अब बात को समझना कि डायगोनल वाइज जो पेयर्स हैं, अब उनको सेलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास चॉइस है, बिकॉज सिमेट्री में हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन बने ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होती। तो 1,1 रिलेशन में आ भी जाए या नहीं भी आएगा, आने से भी सिमेट्री बनी रहेगी, नहीं भी आएगा तो भी सिमेट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो डायगोनल पेयर्स हैं, डायगोनल पेयर्स, इनको सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज इसके लिए दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू n टाइम्स, कि फर्स्ट पेयर को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, दो तरीके, इंटू सेकेंड पेयर को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, दो तरीके, थर्ड पेयर को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, उसके भी दो तरीके। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कब तक चलेगा, जब तक पेयर्स ख़त्म नहीं हो जाते, अप टू n टाइम्स, ठीक है ना। फिर वही एग्जांपल कि मान लो टोटल 6 पेयर्स हैं, तो पहले वाले को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, दो तरीके हैं, 2 फिर इंटू 2 फिर इंटू 2, ऐसे 6 बार चलेगा, तो 2⁻6 आ जाएगा। तो इसमें n टाइम्स चलेगा, तो ये बनेगा 2⁻n। तो डायगोनल पेयर्स को सिलेक्ट करने के कितने मेथड्स हैं, 2⁻n। अच्छा, बाकी बचे हुए पे ध्यान देते हैं। अब देखो इसमें सीधी सी बात है, जैसे मैं कहता हूँ ये 1,n, इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, यू आर हैविंग टू चॉइसेस। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो n,1 अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, तभी तो सिमेट्री बनेगी। बात समझ रहे हो कि 1,n को आप सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, येस या नो, आप पे डिपेंड करता है। आपने कहा नो, तो ठीक है, फिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 1,n रिलेशन में नहीं है तो n,1 भी नहीं आएगा। अगर n,1 आया तो 1,n को भी आना पड़ेगा सिमेट्री के लिए, है ना। अगर आपने कहा कि येस 1,n को करना है, तो ये अपने आप आ गया, क्योंकि ये जब तक n,1 नहीं आएगा तो सिमेट्री कैसे होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो ना आप, कि 1,n को करने के लिए यू आर हैविंग टू चॉइसेस, इधर येस और नो। बट अगर आपने नो कहा तो n,1 अपने आप से ही कट गया, वो भी नहीं आएगा। अगर आपने येस कहा तो n,1 अपने आप आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है, अच्छा जो मैंने रूल 1,n पे अप्लाई किया, इस रीजन में जितने भी पेयर्स हैं उन सब के ऊपर ये रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में से अगर आपने किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है कि नहीं करना, वो इस रीजन को भी इफ़ेक्ट करेगा, है ना। अगर आप कहते हो कि येस इसमें से कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से फिर सेम एलिमेंट जो इसका सिमेट्रिक एलिमेंट है ना, उसके लिए फिर वही चॉइस रह जाएगी। अगर आपने इस पे येस बोल दिया तो यहाँ पे भी येस बोलना ही पड़ेगा, तो इसके लिए फिर दो चॉइसेस नहीं रह जाएंगी। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, n² माइनस n/2। तो हर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो करेंगे या नहीं करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अच्छा, मैं UTM अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एक तरह से मैं कह सकता हूँ, है ना, है नहीं है पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में बन जाएगा जिसमें पेयर्स लिखे हुए हैं। तो UTM के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, n² माइनस n/2, और इनको सेलेक्ट करने के वेज कितने हैं। पहले एलिमेंट के लिए दो तरीके, जैसे 1,2 के लिए दो तरीके हैं, करना है कि नहीं करना, येस नो। फिर 1,3 के लिए भी येस नो। ऐसे 2 इंटू 2 करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, n² माइनस n/2 टाइम्स, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि LTM में भी ये सेम आएगा। LTM को सिलेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि आपने अगर UTM को सिलेक्ट किया तो LTM में से उसका सिमेट्रिक पेयर अपने आप सिलेक्ट होता गया। अगर UTM में से मान लो आपने किया 1,2, ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना 1,2, यहाँ पे 1,2 ये वाला, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको 2,1, 1,2 और 2,1। अगर आप कहते हो कि येस, इसके लिए आपने येस बोल दिया, तो इसको कंपल्शन है कि रिलेशन में आना ही पड़ेगा। अब इसके पास कोई चॉइस नहीं बची, ठीक है। अगर आपने कहा कि 1,3 आएगा, तो 3 वाली लाइन में यहाँ पे 3,1 भी लिखा होगा, तो उसको भी आना पड़ेगा। अगर आपने कहा 1,3 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, नहीं तो सिमेट्री ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि या तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स को चॉइस दे दो, या फिर डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को चॉइस दे दो। अगर आपने ऊपर वाले एलिमेंट्स को चॉइस दे दी कि येस नो की, तो नीचे वाले के लिए फिर चॉइस ख़त्म हो गई। जो ऊपर वाले को चॉइस मिली वही सेम चॉइस इसको लेनी ही पड़ेगी। अब जैसे 1,2 के लिए दो ऑप्शन हैं, येस नो।
अब अगर 1,2 ने कहा येस और 2,1 ने बोल दिया नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सिमेट्री नहीं आएगी। तो अगर 1,2 रिलेशन में है तो कॉरस्पॉन्डिंगली 2,1 को रिलेशन में आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास जो चॉइसेस हैं येस नो की, वो सिर्फ एक तरफ की हैं, या ऊपर है या नीचे है। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है, तो दोनों में नंबर ऑफ चॉइसेस सेम ही आ जाएंगी। 2 इंटू 2 इतनी बार करेंगे तो 2 की पावर n² माइनस n/2 आ जाएगा। क्योंकि यूटीएम को चॉइस दे दी तो एलटीएम के पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि जो यूटीएम फॉलो कर रहा है वही एलटीएम को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक पेयर्स कितने बने, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस नॉट पेयर्स, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। डायगोनल वाले को सिलेक्ट करने के वी आर हैविंग 2n मेथड्स, साइमल्टेनियसली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के 2n² माइनस 1/2 मेथड्स इंटू 1 एलटीएम के लिए नहीं भी करते तो चलेगा। ठीक है, तो ये 2 की पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बनेगा n प्लस n² माइनस n/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके ओवर में 1, 2n में से n निकल गया तो 2 की पावर n² प्लस n/2। तो ये एक फार्मूला बन गया, इसको भी आप याद कर लेना। दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आज हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक और बात आपसे डिस्कस करनी है, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्विवेलेंस क्लास? लेट अस से मेरे पास है एक सेट है A जिसके अंदर 1 2 3 4 सो ऑन, मान लो 14 तक एलिमेंट्स लिखे हैं, एंड रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू A। रिलेशन के अंदर पेयर आएगा x, y सच दैट x और y दोनों A को बिलोंग करेंगे, एंड x माइनस y मॉड इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो राइट 3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है? ये जो 3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब है मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंस क्लास? इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है? सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ सेट जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन है। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास लिखने का मतलब है, 3 की इक्विवेलेंस क्लास लिखने का मतलब है एक सेट। अब यहाँ पे एक सेट बनेगा, कौन से एलिमेंट्स का सेट? वो वाले एलिमेंट्स का सेट जो 3 से रिलेट करेंगे। अगर मैं कहूँ 5 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो तो वो वाले एलिमेंट्स जो 5 के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है ना, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी? अब 1 से लेके 14 तक वो वाले एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे जो 3 के साथ रिलेट करेंगे। और 3 के साथ कौन रिलेट करेगा? 3 आपका x बन गया लाइक दिस, है ना, यहाँ से आपने 3 उठाया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 से लेके 14 तक। अब 3 से वही रिलेट करेगा जिन दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड 4 से डिविजिबल होगा। तो 3,1 नहीं हो सकता क्योंकि इनका डिफरेंस बनेगा 2, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। 3,2 भी नहीं हो सकता, डिफरेंस 1 आएगा। 3,3 यस, ये एक्सेप्टेबल है, तो 3 से 3 रिलेट करेगा, 3,4 5 6 7 7 करेगा 3 के साथ, क्योंकि 3 और 7 का डिफरेंस 4 आएगा मैग्नीट्यूड करके, 4 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो आपको पता चल गया कि 4 4 के फ़र्क में करेगा, 3,11 कर जाएगा, क्योंकि 3 और 11 का डिफरेंस 8 आएगा, 8 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब इसके बाद नेक्स्ट 15 रिलेट करेगा, बट 15 तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो एलिमेंट्स ही 14 तक हैं, तो यहाँ पे ये सेट क्लोज हो जाएगा। सो ये एक सेट बन गया, कितने एलिमेंट्स का? 3 एलिमेंट्स का। ये एलिमेंट्स कौन से हैं? ये पर्टिकुलरली वो एलिमेंट्स हैं जो 3 के साथ रिलेट करते हैं। सो सिमिलरली इफ़ आई से ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा है, अब ये जिंट नहीं है, ठीक है, इतनी तो सेंस काम करती है कि जब हम
क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें रिलेशन लिखा हुआ है और साथ में ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे इक्विवेलेंस क्लास पूछना चाहता है 3 की, जेंट नहीं पूछना चाहता, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे कोई लिखा नहीं हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो 3 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिखने का मतलब है कि वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। अब 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगी? 2 के साथ रिलेट करने वाले एलिमेंट्स, एक तो 2 आ जाएगा खुद, 2 तो 2 अपने आप से तो रिलेट कर ही जाएगा क्योंकि 2 और 2 का डिफरेंस 0 होगा विच इज़ डिविजिबल बाय 4, 0/4 इज़ 0, ठीक है। फिर 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 14 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 के साथ रिलेट करने वाले 4 एलिमेंट्स बन गए। इसी तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेट से मेरे से पूछते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 10, तो 10 की इक्विवेलेंस क्लास में एक तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10,2 भी आ जाएगा, स्टार्टिंग अगर 2 से करें तो 10,1 तो होगा नहीं ना, 10 और 1 का डिफरेंस 9 है, 2 के साथ बन जाएगा, फिर उसके बाद 6 के साथ बन जाएगा, 10 के साथ बन जाएगा और 14 के साथ बन जाएगा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास है 10 के लिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। आई होप अभी हमने जो 3 कॉन्सेप्ट्स किए हैं, नंबर ऑफ, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, मेट्रिक रिलेशंस एंड इक्विवेलेंस क्लास, ये सब आपको क्लियर है।